तो हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें टेंस होता क्या है। टेंस मतलब कि काल या समय। टेंस मतलब कि काल या समय दोनों चीज़ होता है। मतलब कि जो अभी चल रहा है या जो आने वाला है या तो जो बीत चुका है, उसे ही हम काल कहते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है, सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको कि हम हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस। और फिर हमारा सेकंड होता है पास्ट टेंस, वर्तमान काल। और जो दूसरा होता है हमारा, वो होता है पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं। और सबसे लास्ट हमारा होता है तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्यकाल भी कहते हैं। मतलब कि जो आने वाला समय होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। और इसकी पहचान हम आपको बता दें तो सबसे पहले हम इसकी पहचान आपको बताएं तो वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, 3 में से एक शब्द जरूर आएगा। है, हो, हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में था, थे, थी। वाक्य के अंत में था, थे, थी आएगा तो वहाँ पे पास्ट टेंस होगा। और फ्यूचर टेंस में आता है हमारा गा, गे, गी। इन तीनों में से एक चीज़ ज़रूर मिलेगा आपको, जैसे कि जाएगा, खाएगा, पिएगा। और तो इसका हम हेल्पिंग वर्ब बता दें प्रेजेंट टेंस का, तो इसमें लगता है इज, एम, आर। सिंगुलर नाउन के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर। और पास्ट टेंस में हमारा लगता है वाज या वर। और फ्यूचर में लगता है विल या शैल। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में और इन तीनों के भेदों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। और प्रेजेंट टेंस को ही नहीं, इन तीनों कालों को 4 भागों में बांटा गया है। तो लिख लेते हैं पहले, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। और ऐसे ही पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो हम ऐसे ही आपको कॉमा करके दिखा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं और यहाँ पे फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। और हम आपको इंग्लिश में भी लिख के दिखा दे रहे हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस। तो सबसे पहला हमारा आता है इंडिफिनिट, जो कि चारों में यही होते हैं, तो हम एक ही बार में लिख दे रहे हैं। पहला हमारा होता है इंडिफिनिट। और हमारा सेकंड जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस। और हमारा थर्ड होता है परफेक्ट। और हमारा चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि तीनों टेंसों का नाम आगे लिख देंगे तो चार भेद होते हैं तीनों टेंस के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो हमारे साथ आप लिखते चलिए। और हम आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले भाग की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर हम पहले प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर पास्ट की, फिर फ्यूचर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन यानी कि सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। यहाँ पर हम पहचान, तो पहले लिख देते हैं इंट्रोडक्शन।
तो इसके पहचान की बात कर लें तो हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ते हैं, ती है। मेन वर्ब में आए, मतलब कि मेन वर्ब में ता है, ते हैं, ती है आए तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो मेन वर्ब में आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हमारे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि राम बाजार जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन वर्ब में ता है, ते हैं, ती है आ रहा है। मेन वर्ब यहाँ पर जाता है तो लास्ट में आप देख सकते हैं ता है लास्ट में आया है। तो इसके सबसे पहले इसके रूल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। जो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो यहाँ पर हम पहले आपको हम समझा दे रहे हैं पहले। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। और यहाँ पर मेन वर्ब की पहली क्रिया लगेगी, मतलब कि मेन वर्ब की पहली अवस्था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा एक्स्ट्रा जो बचता है etc, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप। तो इसके इंडेफिनिट टेंस के हम रूल की बात करें तो ये तो हमारा ऐसे सिंपली था, ये सब में रूल लगता है। लेकिन हम यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस के रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाएगा, चाहे वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो। और उसके बाद हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो तो यहाँ पर मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। अफर्मेटिव में हमारे इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, केवल एस या ई एस मेन वर्ब में जोड़ा जाता है। तो कहाँ पर एस जोड़ा जाता है और कहाँ पर ई एस जोड़ा जाता है वो हमको आपको बता दें। तो जहाँ पर लास्ट में कॉन्सोनेंट आएगा वहाँ पर एस जोड़ा जाएगा, और जहाँ पर लास्ट में वावेल आएगा वहाँ के पर ई एस जोड़ा जाता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वही ऊपर वाला एग्जांपल सेम, राम बाजार जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लिए हैं राम बाजार जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा राम, हमारा राम सब्जेक्ट हो जाएगा, और जाता हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब। और एक बात हम आपको बता दें कि आपको जैसे सब्जेक्ट ना मालूम रहे तो सब्जेक्ट पता करने के लिए आपको सब्जेक्ट पता करना है तो आप सेंटेंस में जो सेंटेंस है, जैसे राम बाजार जाता है तो इस सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस हो आप उसमें सेंटेंस में कौन शब्द से प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कि हम इसमें बताते हैं, जैसे राम बाजार जाता है तो यहाँ पर हम कौन शब्द से क्वेश्चन करेंगे तो हमको सूटेबल सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि कौन बाजार जाता है तो यहाँ पर सेंस इसका निकल रहा है कि राम बाजार जाता है, तो ऐसे सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। और मेन वर्ब यहाँ पर सीधा दिख ही रहा है जाता है, तो जाता का हो जाएगा गो। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि वावेल आया है, यहाँ पर जी ओ लास्ट में वावेल आया है तो यहाँ पर ई एस जोड़ा जाएगा, और गोज़ टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो ऐसे ही ट्रांसलेट होगा ये। और आइए हम आपको एक दो एग्जांपल और लेके दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा सेकंड एग्जांपल है, वे बाहर जाते हैं, वे बाहर जाते हैं। तो इसका हम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा वे का हो जाएगा दे, और यहाँ पर भी जाना है तो मतलब कि गो लग जाएगा और ई एस, क्योंकि वावेल है, और गोज़ टू आउटसाइड, और यहाँ पर गोज़ टू आउटसाइड। और उसके बाद हम अब चलते हैं एक और एग्जांपल लेके, फिर आपको हम इसके आगे होमवर्क देंगे, आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। तो तीसरा हमारा हो जाएगा सीता पतंग उड़ाती है, ये हमारा तीसरा एग्जांपल हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी आप देखिएगा अभी यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है सीता, और उड़ाने का हो जाएगा फ्लाई। फ्लाई में आई हो जाएगा जिसकी वजह से ई एस जुड़ जाएगा क्योंकि लास्ट में वावेल आया है। और द काइट लास्ट में फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। और आइए हम आपको होमवर्क कुछ दे देते हैं, आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा एक बार। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका आंसर ज़रूर बताएंगे। पहला सेंटेंस है हमारा वे घूमते हैं, और सेकंड है श्याम बाजार जाता है। नहीं, श्याम बाहर जाता है, बाजार नहीं, सॉरी, श्याम बाहर जाता है। और तीसरा जो कि है रेखा सेब खाती है। ये होमवर्क है, आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बताए हैं इसमें। और हमारा चौथा सेंटेंस है कि सोहन पतंग उड़ाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए जिसको आप होमवर्क कर लेंगे। उड़ाता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यहाँ पर हम आ चुके हैं अब इसके निगेटिव सेंटेंस में, इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में, जो कि नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं। और इसका रूल हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके रूल में आता है हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है, जो कि यहाँ पर लगता है डू या डज। और हम आपको इसको बताएंगे भाई डू या डज किसके साथ लगता है। और उसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी लगता है। और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, फिर ETC। और हम आपको यहाँ पे बताएं कि ETC, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन तथा ही, सी, इट और नेम, जो कि सिंगुलर नेम रहता है, जैसे हो गया राम, श्याम, गीता या कोई भी नेम हो गया तो उसके साथ लगता है। सॉरी, यहाँ पे मैं डू लिख दिया था, यहाँ पे डज होगा। और हमारा डू का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग प्लूरल नाउन तथा यू, वी, दे तथा आई के साथ, आई के साथ। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस सेंटेंस को कि यहाँ पे कैसे क्या यूज होगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा राम बाहर नहीं जाता है, नहीं जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाता है राम, और यहाँ पर डज का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, ये नेम है, तो इसलिए यहाँ पर डज हो जाएगा, डज। फिर उसके बाद नॉट, फिर गो टू मार्केट। यहाँ पर SIS का प्रयोग नहीं होगा, और सॉरी गाइस, हम वहाँ रूल में नॉट नहीं लिखे थे, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि डज के बाद नॉट होगा, उसके बाद मेन वर्ब लगेगा। और कभी नहीं के लिए दूसरा रूल होता है जो कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाए थे SIS, तो कभी नहीं में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मेन वर्ब में SIS जोड़ा जाता है। और इसका रूल हम पहले आपको बता दें, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब में SIS जोड़ा जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और इसमें SIS जोड़ा जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हम
हम खेलते कभी नहीं हैं, कभी नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट है हमारा हम, मतलब कि वी। और कभी नहीं के लिए हो जाएगा नेवर, और खेलने के लिए हो जाएगा प्ले। तो यहाँ पे एस या एस जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी नेवर प्लेज। यहाँ पे हो जाएगा वी नेवर प्लेस। और इसमें अफर्मेटिव जैसे एस यस या ई एस का प्रयोग होता है। इसमें अफर्मेटिव जैसे एस या ई एस का प्रयोग होता है। केवल नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर जोड़ा जाता है एक्स्ट्रा इसमें, नहीं तो बाकी रूल अफर्मेटिव वाला ही लगता है। कभी नहीं के लिए जोड़ा जाता है। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा रूल लगेगा और कैसे इसका ट्रांसलेशन बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पहले क्या आएगा, और एक होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड, मतलब कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम रूल बना लेते हैं क्या शब्द से शुरू होने वाले की। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में गलती कर देते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो एग्जांपल समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। क्या तुम मार खाते हो? तो यहाँ पर ये प्लूरल है, तो इसके लिए यहाँ पर लग जाएगा डू। और हम आपको पहले 3 एग्जांपल लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है, क्या हम कक्षा में शोर मचाते हैं? और हमारा थर्ड एग्जांपल है, क्या हम तुमको मारते हैं? तो सबसे पहले हम पहला बनाते हैं। यहाँ पर तुम है, जिसके लिए प्लूरल है ये, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा। और इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब होगा बीट, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो सेकंड बनाते हैं, क्या हम कक्षा में शोर मचाते हैं? तो यहाँ पर वी है प्लूरल, इसलिए यहाँ पर डू लगेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब, तो मेक अ नॉइज़, और इन द क्लास, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगेगा। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, तो वो गलती कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे लगा दिए क्वेश्चन मार्क। तो अब हम थर्ड बनाते हैं, तो क्या हम तुमको मारते हैं? तो डू वी बीट यू, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है लगाना, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हम आ गए हैं सेकंड इंट्रोगेटिव, मतलब कि दोहरा प्रश्नवाचक, डबल इंट्रोगेटिव पे, जो कि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या किसे आता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि इसका सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या किसे, मध्य में आने पर, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या किसे मध्य में आने पर। तो इसके लिए हमारा रूल हो जाएगा,
सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जो कि बीच में आएगा, क्या कहाँ कब कैसे या किसे, इसका वो स्पेलिंग, इसकी मीनिंग, इंट्रोगेटिव वर्ड। उसके बाद हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज। फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। फिर आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में प्रयोग होता है, तो इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है तुम रोते क्यों हो। तो हमारा यहाँ पर बीच में आया है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग, और इसका क्यों मतलब कि हो जाएगा वाई, और इसके हिसाब से डू, और यहाँ पे प्लूरल है तो यू, और वीप, और लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर वाई डू यू वीप हमारा ये बन चुका है। और फिर हम चलते हैं थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड एग्जाम्पल है इंद्र चोरी क्यों करता है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड वाई डज, सिंगुलर है तो इसलिए डज इंद्र स्टील, चोरी के लिए हो जाएगा स्टील, और क्वेश्चन मार्क। और हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल और लेकर बता दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है विधान पढ़ता कहाँ है। तो इसका बनेगा वेयर, कहाँ के लिए हो जाएगा वेयर डज विधान रीड। और यहाँ पर आप स्टडी भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, तो रीड या स्टडी, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके आगे सीखेंगे कि इसका निगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव का। तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का सीखेंगे अब कि इंट्रोगेटिव निगेटिव का ट्रांसलेट कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे जो क्या से शुरू होते हैं उसके लिए। सबसे पहले हम क्या से शुरू होने के लिए सीखेंगे उसका रूल। तो जो सबसे पहले क्या से शुरू होने के लिए, क्या से शुरू होने पर, उसके लिए हम रूल सीखेंगे यहाँ पर। तो उसका रूल होगा सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर। यहाँ पर नेवर के लिए भी वही डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। तो नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूरी है लगाना, तो आप भूलिएगा मत, बार बार हम आपको इसीलिए याद दिला दे रहे हैं। और इसका रूल हम देख लें तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या रोहित सेब चुराता नहीं है। तो यहाँ पर रोहित सिंगुलर है तो इसके लिए हो जाएगा सबसे पहले डज रोहित, नहीं के लिए हो जाएगा नॉट स्टील दी एप्पल और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब चलिए सीख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव वाक्य जो बीच में आता है, क्या क्यों कहाँ कब कैसे या किसे, जो बीच में आता है उसके लिए। तो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आने पर, तो उसके लिए रूल हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। और चलिए हम आपको इसका भी एक एग्जांपल दिखा देते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम बाज़ार क्यों नहीं जाते हैं। यहाँ पर गाइस क्वेश्चन मार्क होगा, सॉरी हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए हैं, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा। वाई डू वी नॉट गो टू मार्केट, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा और हमारा ये इंडेफिनिट का ख़त्म हो गया। और तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बता दीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। धन्यवाद।